अब हम थोड़ा जानें भारत और चीन के संबंध कैसे रहे। इंडो चाइना रिलेशंस। भारत और चीन के संबंधों को समझने के लिए एक नज़र हम इस नक्शे पे डालें। एशिया का वह नक्शा जिसमें तिब्बत भी शामिल है। तिब्बत आप देखेंगे कितना विशालकाय इसका क्षेत्रफल है। चीन का दुनिया में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जनसंख्या चीन की है। क्षेत्रफल में भी वो कोई कम छोटा नहीं है। और उससे नीचे भारत की सीमा से ऊपर नेपाल के ऊपर तिब्बत है। तिब्बत का जिक्र हम आगे करेंगे, इसलिए अभी थोड़ा इस पे आप अच्छी नज़र डाल लें और देखें कि तिब्बत की सीमाएं किस किस राष्ट्रों को छूती हैं, क्योंकि तिब्बत को लेकर भारत और चीन के संबंधों में बारंबार उतार चढ़ाव होता रहा है। इसके साथ ही नेपाल भूटान से भी उसकी सीमाएं छूती हैं, म्यांमार से भी उसकी सीमाएं छूती हैं। तो भारत चीन संबंधों के इतिहास पर एक नज़र डालें विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में। यदि हम इनके संबंधों की बात करें तो हम इसे मूल रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। भारत चीन संबंधों को 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। पहला, प्रमोद काल, जब दोनों के संबंध बड़े अच्छे थे, 1949 से 1957, अर्थात वह काल जब चीन में क्रांति होती है 1949 में और वहाँ साम्यवादी विचारधारा की सरकार आती है माओ जे डोंग के नेतृत्व में, और भारत उसको मान्यता देता है। उसके बाद ये संबंध 1957 तक रहते हैं, यानी बांडुंग सम्मेलन के बाद, और उसके बाद भी जब चाउ एन लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध घनिष्ठ थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था। इसे कहेंगे हम प्रमोद काल। दूसरा है भारत चीनी संबंध का काल, जिसे हम कह सकते हैं टकराव और तनाव का काल। 1957 से 1978 तक लगभग 20 वर्ष का काल तनाव का रहा, टकराव का रहा। और तीसरा काल संबंधों को लेकर कहला जा सकता है संवाद काल, जब दोनों देशों के बीच में संवाद कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई, जो सन 78 से लेकर जिसे हम 2002-03 तक ले सकते हैं। पहले काल की यदि हम बात करें प्रमोद काल की, तो चीन के प्रति भारत का जो दृष्टिकोण था वो हमेशा मित्रतापूर्ण रहा। स्वतंत्रता के दिनों में भी नेहरू भारत और चीन की दोस्ती पर लगातार बल देते रहे। जैसा मैंने बताया 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई तो भारत ने तुरंत ही उसे मान्यता दे दी, और इसके अलावा ऐसा करते हुए उसने कभी भी अमेरिका आदि की नाराज़गी की चिंता भी नहीं की और लगातार चीन का समर्थन किया। कोरियाई युद्ध, उस मामले में भी भारत चीन के साथ रहा और संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को आक्रांता घोषित किए जाने वाले प्रस्ताव का विरोध करते हुए उसने चीन के पक्ष में विश्व मंच पर अपनी बात रखी। चीन के पक्ष में इस राष्ट्र को, चीन राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ में उचित स्थान दिलाने में भी, उसकी सदस्यता दिलाने में उसके लिए भारत ने सतत रूप से आवाज़ उठाई और अंततः चीन फिर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी नामित होता है। इन सब के पीछे भारत की भूमिका बड़ी अहम थी। भारत चीन संबंधों के यदि हम बात करें तो 1954 में कई व्यापारिक समझौते हुए, जिसके अंतर्गत भारत ने तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशी अधिकार चीन को सौंप दिए। ये बात को आप ख्याल रखेंगे, 1954 व्यापारिक समझौता और अतिरिक्त देशी अधिकार भारत चीन को सौंप देता है। इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में पंचशील का सिद्धांत दिया गया था और भारत ने
तिब्बत में चीन की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। और इसके पीछे भारत की मंशा ये थी कि चीन के साथ इस बात को लेकर वैमनस्यता, कड़ुआहट न हो। तिब्बत के प्रश्न पर पारस्परिक मतभेद दोनों देशों की मित्रता के मार्ग पे बाधक न बने, इसलिए भारत ने एक तरीके से तिब्बत चीन को सौंप दिया। दोनों देशों के नेताओं का आवागमन भी हुआ, बांडुंग सम्मेलन में सहयोग भी किए। इसलिए स्वतंत्र भारत के उस काल में, प्रमोद काल में, हम देखते हैं हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। दुर्भाग्य से मैत्रीपूर्ण वातावरण का यह काल बड़ा संक्षिप्त रहा, मात्र 10 वर्ष का। 57 से 78 तक का काल टकराव का काल, जिसमें तिब्बत की समस्या सबसे बड़ी समस्या बन के सामने आती है। पंचशील, बांडुंग सम्मेलन, इसमें जो भारत ने जो अपनी बातें रखी, तो भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में इसे कूटनीति की एक बहुत बड़ी सफलता माना गया। कूटनीति की सफलता इस मायने में कि भारत ने चीन से अपने संबंध मधुर बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। पर दुर्भाग्य, आगे चलकर ये कूटनीतिक सफलता, तथाकथित कूटनीतिक सफलता, बाद में हमारे लिए पराजय साबित हुई। और भारत चीन संबंधों की कहानी आदर्शवादिता, अदूरदर्शिता और चीनी विश्वासघात की कहानी बन गई। आदर्श के नाम पर भारत ने तिब्बत खो दिया, अदूरदर्शिता का भी इसमें परिचय मिला, और सबसे बड़ी बात चीनी विश्वासघात। इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत की कूटनीतिक विफलता उस हद तक चीन के विश्वासघात के कारण थी। सन 1956 में तिब्बत के खम्पा जगह पर बड़े पैमाने पर चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ, और ये विद्रोह का नेतृत्व दलाई लामा, जो वहाँ के तिब्बतियों के धार्मिक नेता और राजनीतिक नेता दोनों थे। ये दलाई लामा एक पद होता है, तो उस पद में जो व्यक्ति थे, जो सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक नेता थे, उनके नेतृत्व में चीनी शासन के प्रति विद्रोह भी हुआ। और 1959 में दलाई लामा भारत की शरण लेते हैं अपने कुछ अनुयायियों के साथ। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में अन्य तिब्बती शरणार्थी चीन के प्रतिरोध, चीन के हिंसात्मक, दमनात्मक रवैये से घबराकर वे लोग भी भारत की ओर आते हैं, और ऐसी स्थिति में भारत के सामने एक विषम समस्या खड़ी हो जाती है। उसके पास कोई चारा नहीं था, बल्कि दलाई लामा को और तिब्बती शरणार्थियों को शरण देने की व्यवस्था थी, और उसने मसूरी के पास उनका एक क्षेत्र बनाया जहां उन्हें शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? चीन और नाराज हो गया। चीन ने इसे एक तरीके से शत्रुतापूर्ण और विरोधी कार्य माना। बस यहीं से भारत चीन की जो कटुता है, उसके स्थायी बीज बो दिए गए। यहाँ पर भारत की कूटनीतिक पराजय का उदाहरण दिखता है कि उसने जिस तरीके से तिब्बती समस्या का हल निकालने की कोशिश की, वह कूटनीतिक दृष्टि से गलत साबित हुई, और चीन इस बात को लेकर ऐसा नाराज हुआ कि उसकी कड़वाहट आज तक बनी हुई है, उसकी कटुता आज भी बनी हुई है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि तिब्बत विवाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भारत और चीन के संबंधों में साबित हुआ।
दूसरी घटना जिसने कटुता को बढ़ाया इस काल में, उसे हम कह सकते हैं सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच की सीमा विवाद। ये सीमा विवाद क्या है? 1950-51 में साम्यवादी चीन का एक नक्शा प्रकाशित होता है। साम्यवादी चीन की स्थापना 1949 में हुई थी। तो 50-51 में एक नक्शा वो प्रकाशित करते हैं। उस नक्शे में भारत का एक बहुत बड़ा अंग चीन का दिखाया गया है, चीन का हिस्सा दर्शाया गया। परंतु तिब्बत के प्रश्न पर दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते में इस विवाद से संबंधित कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। ऐसा मान लिया गया कि कुछ तात्कालिक कुछ गलतियां हुई होंगी, इसलिए ऐसा प्रकाशित हुआ है। और भारत सरकार ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। भारत सरकार का ध्यान जब इस ओर दिलाया गया तो सरकार ने यही कह दिया कि इसके पहले, साम्यवादी सरकार के आने के पहले जो चीन की सरकार थी, कौमितांग सरकार के ये पुराने नक्शे हैं, जिसे चीन की नई सरकार समय आते बदल देगी और उसमें संशोधन कर देगी। ये वो काल की बात है जब हम प्रमोद काल कहते हैं इस काल को। तो भारत तो चीन की बातों पर पूर्ण रूपेण विश्वास कर रहा था, और भारत ने ही स्वयं इस बात को सामने रखा कि संभवतः यह अनजाने में हुई एक गलती है, पुराने नक्शे को प्रकाशित कर दिया गया है, नई साम्यवादी सरकार इसमें सुधार करके, संशोधन करके नया नक्शा सामने लाएगी। परंतु जुलाई 1954 को चीन ने एक पत्र के माध्यम से भारत सरकार पे आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने एक क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। 1954 की एक घटना है। भारत ने तो किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं की थी उस नक्शे को लेकर, और स्वयं ही स्पष्टीकरण दे दिया था। लेकिन यहाँ भारत के इस चुप रहने का परिणाम ये हुआ कि चीन थोड़ा ऑफेंसिव होता है, और चीन स्वयं एक पत्र लिख बैठता है भारत सरकार को 1954 में, ये कहते हुए कि भारतीय सेना ने बूजे नामक एक जगह पर अवैध कब्जा कर लिया है। चीन के पत्र के उत्तर में भारत सरकार ने लिख दिया कि ये भारत का क्षेत्र है और यहाँ भारतीय सेना और उसकी चौकी पूर्व से मौजूद है। तो आपको इसीलिए मैंने इस नक्शे का जिक्र किया है, जिसमें तिब्बत दिखाई दे, भारत चीन की सीमा दिखे, और कितने लंबे क्षेत्र में ये सीमा फैली हुई है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भारत चीन की समस्या को अच्छी तरह समझने के लिए। एक और चीन ने जहां बूजे पर स्थित भारतीय सैनिक चौकी को एक तरीके से अवैध कब्जा बताया, वहीं दूसरी ओर चीनी सरकार ने भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में अपनी टुकड़ियां भेजना शुरू कर दिया। तीसरा, साथ ही जनवरी 1959 वह एक और पत्र भारत सरकार को भेजता है, और जिसमें लिखता है कि भारत और चीन के बीच कभी भी सीमा निर्धारण नहीं हुआ था। यानी सीमा को लेकर विवाद और गहराते जाता है, क्योंकि चीन स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत और चीन के बीच कभी भी सीमा निर्धारण नहीं हुआ था, तो अब सीमा निर्धारित की जाए। इस प्रकार सीमा विवाद के प्रश्न को लेकर दोनों देशों के संबंध में कटुता गहराई गई, और भारत पर चीनी आक्रमण का रूप, ये पूरी बात होती है, आक्रमण का रूप लेती है। क्योंकि एक चीन तो बार बार कह रहा था कि कोई सीमा निर्धारण नहीं हुआ है, तो उसने जो भी क्षेत्र पर अपनी फौज भेजी, टुकड़ियां भेजी, वो क्षेत्र अपना मानते हुए उसने एक तरीके से भारत पर आक्रमण ही कर दिया था। तीसरी घटना जो 1962 की है, भारत पर चीन का आक्रमण। पुरानी घटनाओं से साफ हो चुका था कि भारत पर चीन के इरादे नेक नहीं हैं। भारत को लेकर चीन
का रवैया कुछ खतरनाक रहा है, ये बात तो साफ हो चुकी थी। सन 1955 से ही चीन भारत की सीमाओं पर एक तरीके से अतिक्रमण कर रहा था। 1959 में चीन ने भारतीय सेना का तो स्पष्ट उल्लंघन किया, भारतीय सीमा का, जब उसने पत्र लिखा। अब हम आते हैं 1962 की उस घटना पर जिसने भारत चीन युद्ध की शुरुआत की। 12 जुलाई 1962 को चीनी सेनाओं ने 62 को लद्दाख में गलवान की घाटी पर स्थित भारतीय चौकी को चीनी सेनाओं ने घेर लिया। गलवान की घाटी को लेकर गत 3 वर्ष पूर्व भी भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति आ गई थी, तो वो मुद्दा अभी तक बना हुआ है। 8 सितंबर 1962 को चीनी सेनाओं ने मैक-मोहन रेखा पार की। ये मैक-मोहन रेखा जो है वह एक अंग्रेज अधिकारी ने भारत और चीन की सीमा को लेते हुए बनाई थी। ये सीमा थी। इस मैक-मोहन रेखा को चीन की सेना पार करती है और भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। एक तरीके से युद्ध की घोषणा होती है। आखिर कारण क्या था? चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण क्या थे? यदि हम उपर्युक्त बिंदुओं को, जिसका जिक्र मैंने किया है, इसे लेकर हम कारणों की ओर जाएं, तो पहला कारण चीन की विस्तारवादी नीति। चीन लगातार अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रयासरत था, तो उस विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन करने की मंशा जो उसकी थी, वह पहला कारण हुआ। दूसरा कारण तिब्बत के प्रति भारतीय नीति, जिसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूं, जब भारत ने दलाई लामा का स्वागत किया और उनके साथ तिब्बती शरणार्थियों को भारत में शरण दी, तो दूसरा कारण तनाव का ये होता है। तीसरा कारण एशिया में चीन को सर्वोच्च शक्ति बनाने की जो ललक थी और भारत को नीचा दिखाने का जो प्रयास था, वह भी यहाँ स्पष्ट दिखता है। चीन ये दिखाना चाहता था कि एशिया की वो सबसे बड़ी शक्ति है और ऐसा दिखाते हुए भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। चौथा कारण भारत की स्वयं की नीति, जिसमें कुछ दिशा नहीं दिख रही थी। कभी वह चीन का समर्थक रहा, प्रबल समर्थक रहा, फिर उसके बाद चीन ने कई बार भारत के क्षेत्रों में अतिक्रमण किया, उसका भारत ने कठोर स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। उल्टा भारत ने चीन का ही एक तरीके से पक्ष लेते हुए कहा कि साम्यवादी सरकार इस नक्शे में संशोधन करेगी, आदि आदि। ये 4 कारण जो हैं, ये संभवतः भारत में चीन के आक्रमण की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। भारत पर चीन का जो आक्रमण है, दूसरे शब्दों में ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, ये एक सुनियोजित क्रम से आप देख रहे हैं। 1955 से ये बात चल रही है। एक बड़े सोचे समझे तरीके से युद्ध की भूमिका तैयार की गई और 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना उत्तर पूर्वी सीमांत और लद्दाख के मोर्चे पर आक्रमण कर देती। लद्दाख यानी तिब्बत की राजधानी, वहाँ पर वो आक्रमण कर देती। कौन सी तारीख को? 20 अक्टूबर 1962 को। बड़ी सोची समझी नीति के तहत, लंबे समय से कार्यरत नीति के तहत, सोच के तहत ये आक्रमण चीन ने किया था। शुरू में तो चीन की सेना ऐसा लग रहा था बहुत तेजी से विजय पाते हुए भारत के अंदर, काफ़ी अंदर तक चली जाएगी, चली जाने में सफल होगी। लेकिन 2 माह बाद युद्ध की स्थिति बदलती है और भारत संभलता है। भारत की फौज को एक तरीके से नई दिशा दी जाती है और स्थितियां भारत के पक्ष में होने लगती हैं। 21 नवंबर 1962 को इस बदलती हुई स्थिति को देखते हुए भारत एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करता है। चीन एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करता है, यानी चीन ही ने आक्रमण किया और चीन ही युद्ध विराम की घोषणा करता है।
और ऐसा करते हुए चीन भारत से जीते हुए क्षेत्रों को खाली करना प्रारंभ करता है। भारत से जीते हुए क्षेत्रों को चीन खाली करना प्रारंभ करता है। इस दौरान भारत और चीन के बीच की सीमा को लेकर जो विवाद है उसके निराकरण के लिए एक 6 राष्ट्रों की समिति बनती है, 6 देशों की समिति, जिसकी अध्यक्षता श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती सिरिमावो भंडारनायके करती हैं। श्रीमती सिरिमावो भंडारनायके ये नेतृत्व करती हैं उस समिति का, विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का, और एक सम्मेलन होता है कोलंबो में। कोलंबो प्रस्ताव तैयार होता है। उस प्रस्ताव के तहत कुछ सुझाव भारत और चीन के सामने रखे जाते हैं सीमा विवाद को लेकर। चीन इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर देता है। परिणाम क्या हुआ कि मतभेद और बढ़ जाते हैं, दोनों के बीच गतिरोध बढ़ जाता है और ऐसा स्पष्ट दिखने लगता है कि अब चीन भारत का दुश्मन ही बना रहेगा और सीमा विवाद इस दुश्मनी का एक स्थायी मुद्दा बना रहेगा। सन 65 और सन 71 की जो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई उसमें चीन ने पाकिस्तान का रुख लिया। तो चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद करना, चीन द्वारा पाकिस्तान का पक्ष लेना, उसका कारण संभवतः ये लंबा सीमा विवाद और वह पृष्ठभूमि जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो अब हम ये भी समझ गए हैं कि चीन आखिर पाकिस्तान का पक्ष क्यों ले रहा है। अब आता है अगला काल, या हम कहें उसी काल का अगला घटनाक्रम, जब जनता पार्टी आती है 1977 में शासन में। उस दौरान भारत चीन के संबंध जो हैं वो सुधारने के प्रयास किए गए और चीन भी समझ गया था कि भारत की जो प्रगाढ़ मित्रता है सोवियत संघ के साथ, उसका भारत चीन संबंधों से कोई संबंध नहीं है और इसलिए दोनों देशों के बीच में पुनः एक तरीके से प्रयास होता है सामान्यीकरण का और 1976 में कूटनीतिक संबंध स्थापित होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन, जिसमें दोनों देशों के राजदूत अपनी अपनी जगहों पर फिर पहुंच जाते हैं और दोनों के बीच व्यापार शुरू हो जाता है। और 1978 में ये व्यापार भी 1 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, 1 करोड़ 20 लाख की रकम का व्यापार 1978 में। तो इस प्रकार टकराव के इस काल के समाप्त होते होते स्थितियां सामान्य होने की दिशा में बढ़ती हुई दिखती हैं और इसका कारण यह है कि चीन समझने लगा था कि भारत और सोवियत संघ के जो बहुत निकट के संबंध हैं उसका भारत चीन के रिश्तों से कोई लेना देना नहीं होगा। जनवरी 78 में फिर दोनों देशों के बीच में संवाद होता है और संबंध थोड़े बेहतर होते हैं, यहाँ तक कि 1979 में भारतीय विदेश मंत्री, तत्कालीन जनता शासन में जो विदेश मंत्री थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने चीन की यात्रा की और इस यात्रा के पीछे मकसद था दोनों के बीच के संबंधों को सामान्य करने का प्रयास करना। दुर्भाग्य से ये यात्रा अधूरी ही रही क्योंकि उनकी इस यात्रा के दौरान ही चीन ने वियतनाम पे हमला किया। परिणाम ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए, स्वदेश आ गए, अधूरा छोड़कर। तो ये गाथा है उस काल की जिसे हम टकराव का काल कह सकते हैं। अब अगला और अंतिम काल संवाद का काल, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा से हम देखते हैं, जिसकी शुरुआत कूटनीतिक संबंधों के पुनर्स्थापित होने के साथ हम देखते हैं। आगे क्या होता है थोड़ा जानें। ये काल है 1978 से लगभग 2002-03 तक का काल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संवाद का काल। ये संवाद की शुरुआत जनता पार्टी के काल में हो चुकी थी।
और जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आती हैं और भारत चीन संबंधों को नया रास्ता देने का प्रयास करती हैं। और उसी प्रयास के तहत भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्ष बेलग्रेड में बातचीत करते हैं और ऐसा लगता है कि शायद संबंधों में सुधार होगा। ये बातचीत होती है 1980 में। आगे भी ऐसे प्रयास चलते रहते हैं, 1981 में भी होता है और बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए दोनों देश 1981 में सहमत हो जाते हैं। इसी का परिणाम ये होता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भारतीय जनता की खुशियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है और वह है कि चीन सरकार भारतीय यात्रियों को मानसरोवर और कैलाश पर्वत जो चीन में स्थित हैं, वो चीन की सीमा के अंदर है। दोनों ही स्थल भारतीय धार्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, भारतीय जनता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर दुर्भाग्य से दोनों क्षेत्र चीन की सीमा के अंदर हैं और इसलिए भारतीयों का वहाँ जाना दुष्कर था, असंभव था। इस वार्तालाप सतत प्रयास का परिणाम यह होता है कि चीन मानसरोवर कैलाश पर्वत का रास्ता खोल देता है और भारतीयों के लिए संभव होता है कि वो मानसरोवर कैलाश पर्वत जा सकें। आगे फिर और बातचीत होती है और सीमा विवाद के कई दौर होते हैं, करीब 8-9 दौर होते हैं, लेकिन इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, कोई सुधार नहीं आता। कुल मिला के संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि 2002-03 तक की स्थिति की यदि हम बात करें तो सीमा विवाद का मुद्दा बना हुआ है। और भारत और चीन के संबंधों में जो स्थायी तनाव के कारण की यदि हम बात करें तो पहला कारण हम सीमा विवाद मान सकते हैं। दूसरा, चीन द्वारा सतत रूप से पाकिस्तान को समर्थन देना। और उसके बाद तीसरा कारण हम समझ सकते हैं कि चीन के द्वारा जो विश्वासघात किया जाता रहा है उसने भारत को बहुत दुख पहुंचाया है। तो इस प्रकार संक्षिप्त में हम दोनों देशों के बीच के संबंधों को यदि एक शब्द में कहें तो कह सकते हैं खट्टे मीठे, मधुर नहीं रहे, अच्छे नहीं बन सकते और ऐसा लगता है कि शायद संबंध हमेशा कड़वे ही रहेंगे। तिब्बत को नक्शे को जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे इसका खुद का क्षेत्र कितना विशाल है और 3 ओर से ये चीन से घिरा हुआ है। चीन स्वयं बहुत ही विशालकाय देश और उसके ऊपर सोवियत संघ जो बाद में रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि, ताजिकिस्तान आदि विभिन्न देशों में टूटा। टूटने के बाद भी सोवियत संघ कितना विशाल या बना रहा 15 देशों के टुकड़ों के रूप में। और तिब्बत की स्वयं की विशालता आपको यहाँ समझनी होगी। साथ में आप देखिए नक्शे में कि तिब्बत की सीमा भारत से लगी हुई है और एक पूरा लंबा जो क्षेत्र है, नेपाल, भूटान आदि, आसाम, इसको पूरा छूता हुआ तिब्बत की सीमा कश्मीर तक पहुंच जाती है भारत के साथ। इसलिए यह क्षेत्र भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह क्षेत्र चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह आपको यहाँ समझना अत्यावश्यक है। इसी तारतम्य में तिब्बत का दूसरा नक्शा आपके सामने है। वो अपने पड़ोसियों के साथ तिब्बत की विशालता को पुनः देखें। भारत की सीमा के साथ उसकी जो सीमा है वह कितनी दूरी तक छूती चली जाती है और कितने पड़ोसी देश तिब्बत की सीमा को छूते हैं। इसकी इस विशालता के कारण और साथ ही इसके इतनी देशों की सीमाओं को छूने के कारण तिब्बत स्ट्रैटेजिक रूप से, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए ये विवाद का कारण सतत रूप से बना रहा है। भारत चीन सीमा विवाद को हम संक्षिप्त में बिंदुवार कुछ इस तरह कह सकते हैं कि सर्वप्रथम भारत का दावा, चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही
सुलझाया जा चुका है, ऐसा भारत का दावा रहा है। मैकमोहन लाइन जिसका जिक्र किया, लेकिन उसके खिलाफ चीन का क्या दावा है? अंग्रेजी शासन के समय के फैसले को नहीं माना जा सकता, पहला बिंदु। दूसरा, भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाले 2 इलाकों, जिसमें जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चिन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर चीन अपना हक जताता है। देखिए, तिब्बत की सीमा इतनी लंबी, वहाँ ऊपर अक्साई चिन और यहाँ अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, दोनों पर चीन दावा करता है। ये उसका दूसरा बिंदु। वैसे ये दोनों ही क्षेत्र भारत के हैं, लेकिन इस चीन की दावेदारी ने सीमा विवाद की समस्या को बहुत गहरा दिया है। तीसरा, 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चिन इलाके पर कब्जा किया और इस इलाके में अपनी रणनीतिक जीत हासिल करने के लिए उसने सड़क भी बना दी और सड़क बनाते हुए उसने ये साबित करने की कोशिश की कि यह क्षेत्र उसका पूर्व से ही रहा है। चौथा बिंदु, इस सब बातों के मद्देनज़र अक्टूबर 62 में चीन दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से और व्यापक स्तर पर हमला करता है। उसके बाद चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश के कुछ कब्जों पर, कुछ हिस्सों पर कब्जा भी करती है और इसके बाद हमले का अगला दौर नवंबर में शुरू होता है। ये अक्टूबर की घटना है। अब अगला दौर नवंबर में शुरू होता है, जब लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारत ने बढ़त रोकी, पर पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी इलाकों में पहुंच जाती है और मैदानी इलाकों से असम के लगभग अंदर घुसती है। इस स्थिति के बाद चीन युद्ध विराम की घोषणा करता है। एक पक्षीय युद्ध विराम, और चीनी सेनाएं उस मुकाम तक लौट जाती हैं जहां वे हमले के पहले तैनात थीं। जहां एक और चीनी आक्रमण का खामियाजा भारत को इस रूप में भुगतना पड़ता है कि एक सीमा विवाद शुरू हो जाता है और भारत का कुछ क्षेत्र चीन के कब्जे में चला जाता है, वहीं इसके कुछ अन्य परिणाम भी होते हैं। तो उन अन्य परिणामों को भी हम संक्षिप्त में ही, जिसे पूर्व में बताया गया, यहाँ बताएं कि भारत की छवि देश विदेश में खराब होती है, बड़ा इसको धक्का लगता है। दूसरा, इस स्थिति से उबरने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से ही भारत सैन्य मदद की गुहार करता है, उनकी शरण में जाता है ताकि वह सैन्य मदद दे सके चीन के खिलाफ। तीसरा, कुछ प्रमुख सैन्य कमांडर जो भारतीय सेना में थे वो या तो इस्तीफ़ा दे देते हैं या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इस स्थिति की, जो शर्मनाक स्थिति भारत की बनी थी, जिसने पूरे विश्व में भारत की नाक नीचे की थी, उस स्थिति के लिए जिम्मेदारी लेते हुए या तो कमांडरों से इस्तीफ़ा ले लिया जाता है या कमांडर इस्तीफ़ा देते हैं और अवकाश पे चले जाते हैं। अगला जो परिणाम इसका होता है वो है रक्षा मंत्री स्वयं, जो उस समय थे श्री V.K. कृष्णा मेनन, पंडित नेहरू के बड़े खास व्यक्ति थे, बड़े निकट के थे और रक्षा मंत्री थे। उन्हें भी मंत्रिमंडल से त्याग देना पड़ता है, उन्हें भी मंत्री पद से त्याग देना पड़ता है, मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ता है। पहली बार भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि नेहरू के काल में सन 50 से लेकर सन 62-63 तक अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ किसी ने नहीं लाया था, लेकिन यहाँ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो शुरुआत होती है वो इस घटना से होती है और इसके तुरंत बाद उपचुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है। कांग्रेस पार्टी, जिसका एक छत्र शासन चल रहा था लगभग पूरे देश में, केंद्र में जिसकी सरकार थी सतत रूप से 1950 से लेकर अभी तक 1962-63 तक, अब पहली बार
ये चीन युद्ध के दुष्परिणामों का ही प्रभाव था कि कांग्रेस को कई जगह पराजय पहली बार मिलती है, पराजय का मुंह देखना पड़ता है।